हेलो, वेलकम बैक बच्चों। ओके, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कल आपकी वीडियो आप लोगों के चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है। आप लोगों ने ऑलरेडी चेकआउट कर ही लिया होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी कवर कर रहे हैं अपनी सीरीज़ के अंदर। तो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो 3 स्टेप्स में आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी काम करती है। तो कल जो हमने सीखा था वो है मेरा पार्ट 1 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, आज हम क्या करेंगे, आज हम उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो उसके बाद वाले स्टेप्स में निकल के आते हैं, जिसमें पहला वाला स्टेप भी कवर है आपका। तो मतलब आज की क्लास हमारा फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप दोनों को मर्ज करके सीखेंगे। बट पहले हम सीखने वाले हैं इसमें कि एग्जैक्टली सेकेंड स्टेप को जब आप फ्रेम करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग अ फर्स्ट स्टेप, तब हमारा काम की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं जो हमें यूज करनी पड़ती हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पास सेकेंड स्टेप ऑफ अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्या करना है आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आप बनाते हो उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले स्टेप में आपने कितना सीखा था। तो पहले वाले स्टेप में जो भी आपने कवर अप किया उसमें आपने सीखा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमने ऑलरेडी अपने पहले वाले पार्ट में निकालना सीख लिया है कि कैसे निकाला जाता है फर्स्ट वाले पार्ट में। तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके आगे कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होने वाली है, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि पहले पार्ट में आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखो बच्चों, जब हम अपने पास क्रिएट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से क्या निकल के आता है आपके पास बच्चों? सर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हमें निकल के मिलता है दैट इज नेट प्रॉफिट। जो भी हमने कमाया, इट कैन बी अ लॉस ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमें निकल के मिलता है पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से, या फिर पहले पीएनएल अकाउंट बोलते थे। तो यहां से मुझे ये डाटा देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट से पहले वाली आइटम्स के बारे में, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कमाने से के बाद आपके पास 4-5 आइटम आपको मैंने लिखवाई थी यहाँ पे सारी की सारी। जैसे टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना, है ना, टैक्स मेड वाली वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। या फिर मैं बोलूँ इसके अंदर कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करना, डिविडेंड्स की पेमेंट वगैरह करना, है ना। डिविडेंड चाहे वो इंट्रीम हो सकता है, अब ये इंट्रीम वाला भी आ सकता है इसके अंदर, और आपका नॉर्मल जो डिविडेंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल डिविडेंड भी इसे हम बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट भी इसी में आता है। उसके बाद जनरल रिजर्व में पैसा हम लोग ट्रांसफर करते हैं कब? जब आप नेट प्रॉफिट क्रिएट कर लेते हो। ओके, अब हम जो इस वाले पार्ट में देखो ये जो चीज़ें ना, ये सारी आइटम कौन कौन सी हैं? ये सारी आइटम वो है जो प्रॉफिट निकालने के बाद आपको चेकआउट करनी पड़ती हैं, है ना। तो प्रॉफिट निकालने के बाद जो भी आइटम आपको मिलेंगी, एक्सक्लूडिंग आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ना। ये सारी आइटम वो है। अब इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले आप क्या बनाते हो? इससे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्या बेटा, आप सारी इनकम को चेकआउट करते हो, उसमें से आप माइनस करते हो अपने एक्सपेंसेस को, है ना। देन यू विल एबल टू फाइंड आउट योर नेट प्रॉफिट। तभी तो हमें पता लगता है ना कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। बट अभी हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमारा यहीं पे छुपा हुआ सारा का सारा। सेकेंड स्टेप कहाँ है? इनके अंदर सेकेंड स्टेप है मेरा, यहां पर। यहां मेरा सेकेंड स्टेप काम करता है। तो इसका मतलब जो भी आइटम आपने पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखी है ना, ऑल आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन अ पीएनएल अकाउंट, उन आइटम्स का रिलेशन यहां देखने को मिलेगा आपको। तो उनके साथ भी कौन कौन सी आइटम हो सकती हैं मेरे पास पीएनएल अकाउंट के अंदर? जब हम डाटा मेंटेन करते हैं तो हम अलग अलग आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। हम रिकॉर्ड करते हैं यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो कुछ खर्चे भी होंगे, तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। हम इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। खर्चे कर रहे हैं लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो वो भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? हम यहां रिकॉर्ड करते हैं कैश एक्सपेंसेस, कैश वाले एक्सपेंसेस, और नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो दीज आर दी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सारे आइटम्स को मिला के, इन चारों आइटम को मिलाकर क्या बनता है आपका? पीएनएल अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंसेस ये सब यहां देखने को मिलेगा आपको। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर केवल और केवल 3 तरीके की इंफॉर्मेशन को काउंट आपको रिकॉर्ड करना है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा? सबसे पहले आप यहां पे एडजस्टमेंट्स करोगे। देखो, आप प्लस करोगे हर वो आइटम जो कि कौन सी है, इनको लिखते हैं बेटा एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं मेरे पास? तो यहां पे नंबर 1 एडजस्टमेंट्स आप रिकॉर्ड करोगे, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि सीएफएस रिकॉर्ड्स ओनली कैश डाटा। कैश में जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम सारी इंफॉर्मेशन को यहां रिकॉर्ड करते हैं। किसमें?
कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो नॉन कैश को तो हटाना पड़ेगा ना। अब नॉन कैश को हटाएंगे तो सर करेंगे क्या? तो बेटा आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस को जब आप हटाओगे, देखो एक्सपेंस हटाना है तो एक्सपेंस और प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है? आपको बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंस का रिलेशन प्रॉफिट के साथ क्या देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक्सपेंस अगर घटेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मेरा बढ़ जाएगा। यही होता है ना। तो एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का रिलेशन एग्जैक्टली इनवर्स रहता है हमेशा। तो इसीलिए आप जब कभी भी किसी भी एक्सपेंस को रिमूव कर रहे हो फ्रॉम योर पीएनएल अकाउंट, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे आपके प्रॉफिट को जो भी डिफरेंस आएगा ये वाला हमें रिकॉर्ड करना है, इसका ट्रीटमेंट। तो जैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं सर? बेटा पहला एक्सपेंस हमारे पास जो देखने को मिलेगा, इस सब इन सबको माइनस करना है आपको। क्या क्या मिलेगा? प्लस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंस हटेंगे तो क्या होगा? आपकी वैल्यू प्रॉफिट की इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले आता है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। कौन से वाले बेटा? यहाँ पे टेंजिबल वाले। तो जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं आपके पास, अगर उन पे डैप लगाया जा रहा है तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या डैप लगाने से मेरे प्रॉफिट में कहीं पर भी, या फिर कैश की बात मैं कर रहा हूँ, केवल कैश पे कोई फर्क पड़ता है? मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्या जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जैसे एग्जांपल में लेते हैं भाई कि मेरे पास एक फर्नीचर अवेलेबल है। फर्नीचर अवेलेबल कितना है मेरे पास? 1,00,000 रुपए का। हमने इस पे डैप लगा दिया, कितने रुपए का? 10% के हिसाब से 10,000 रुपए का, और अपनी वैल्यू में रिकॉर्ड किया कितना? ये। अब मुझे बताओ ये वाली जो वैल्यू है, क्या हम इसे पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते थे अगर आप 11th क्लास थोड़ी सी रिवाइज करो तो? बट 10,000 रुपीज एक्सपेंस में आपने रिकॉर्ड कर दिया कि मेरा पैसा कम हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। बट क्या ये कैश एक्सपेंसेस है? क्या ये पैसा मेरे को किसी को देना पड़ेगा? बिजनेस से बाहर जाएगा, मेरे कैश पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे? इसे ऐड बैक कर लेंगे। अच्छा, टेंजिबल के ऊपर अगर हम वैल्यू कम होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स होता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। लेकिन कौन से वाले बेटा? यहां पे होता है इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल वाले अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन, जिसको बुक्स में राइट ऑफ के नाम से भी बताएगा वो आपको। तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई गुडविल है या पेटेंट वगैरह है, पहले बेनिफिट दे रहा था, बेनिफिट नहीं दे रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है आपकी, जो बिजनेस आपने एक्वायर किया था वाइल परचेजिंग, है ना, तो गुडविल के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया था, लेकिन उस बिजनेस से उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब वो बिजनेस आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो आपने जो गुडविल का पैसा दिया वो अल्टीमेटली आपको उतना बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करा रहा। तो ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे एसेट्स को हम क्या करते हैं? धीरे धीरे बुक्स में से खत्म कर देते हैं। तो जब हम खत्म करते हैं, क्या उसके लिए जो पेमेंट आपने किया, जो डाटा मैंने मेंटेन किया, लेट्स सपोज हमारे पास गुडविल का वैल्यू लिखा हुआ था यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, ये भी था मेरे पास 50,000 की गुडविल मैंने खरीदी, लेकिन अब मैंने क्या किया? गुडविल में से भाई 5,000 रुपये रिड्यूस कर दिए, तो 45,000 रुपये की गुडविल रह जाती है मेरी बैलेंस शीट में। तो मैंने ये क्या किया बेटा? ये मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो क्या राइट ऑफ करने से मेरा पैसा कम हुआ? क्या मेरे पैसे पे फर्क पड़ा? अगेन नहीं, कि मैंने पेमेंट थोड़ी करी है किसी को, मैंने अपने एसेट्स की वैल्यू डाउन की और उसका जो नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे डबल एंट्री इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन कैश के अंदर हमारे लिए उसका कोई रोल नहीं है। हमें बस ये चेक करना है क्या इसकी वजह से कैश पे कोई इफेक्ट आया या नहीं आया। नहीं आया तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए आपको, इस एक्सपेंस को आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसे आप हटाओगे तो क्या होगा? प्रॉफिट दोबारा से इंक्रीज कर जाएगा, हेंस एडेड बैक। और क्या हो सकता है? और बेटा हो सकता है यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। किसी भी तरीके का अगर आप फिक्स एसेट्स सेल कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल कर रहे हो, तो उस पर होने वाला जो नुकसान है वो भी तो आपने पीएनएल अकाउंट में शो किया था, है ना। लेकिन क्या एक्चुअल में वो पैसा किसी को देना पड़ा? सस्ते में बिका वो समझ में आता है ना। आपके पास कोई एसेट्स है जिसकी बुक वैल्यू क्या है? लेट्स सपोज आपके पास फर्नीचर आपने सेल कर दिया अगेन, तो फर्नीचर जो मैंने सेल किया उसकी बुक वैल्यू हमारे हिसाब से थी 10,000 रुपये की, लेकिन जब मार्केट में सेल करने गए हमें पता लगा भाई वो 8,000 रुपये का ही बिका है, तो 2,000 रुपये का मेरा क्या हो गया यहाँ पे? ये मेरा हो जाता है बेटा लॉस। तो हमने क्या दिखा दिया? हमने अपने अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए ये 2,000 रुपये लॉस जो था वो पीएनएल अकाउंट में शो कर दिया, हमारा नुकसान हो गया। बट क्या एक्चुअल में मेरे को किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं ये वाले? नहीं। जस्ट टू बैलेंस दी अकाउंटिंग सिस्टम, हमने अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए क्या किया? इसको कैश को रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपका प्रॉफिट रिडक्शन दिखा दिया इसने, इसकी वजह से 2,000 रुपये कम हो गए। बट क्या एक्चुअली कैश पे फर्क पड़ा? नहीं। हमें दोबारा से हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? दोबारा से ऐड बैक कर देंगे। तो ये हमारे पास आइटम्स हो जाती हैं, तो ये आप रिकॉर्ड करोगे इस तरीके से। तो आपको यही आइटम ध्यान देनी है कि हाँ भाई कौन सी ऐसी आइटम है जो पीएनएल अकाउंट में कैश नहीं था। तो अगर आपको लगता है कि वो कैश आइटम नहीं है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सिंपली उसे उठा के ऐड कर देना। ओके, अब आ जाओ और कुछ आइटम्स पे। तो बेटा कुछ आइटम्स और होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम इसे? नॉन ऑपरेटिंग
इनकम, किसी भी तरीके की कोई ऐसी इनकम है जो नॉन ऑपरेटिंग है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अच्छा इनकम का मतलब क्या होता है? देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐसी इनकम जो पैसा आया तो है, समझ में आता है, लेकिन वो पैसा आपको ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। अगर कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम अगर मुझे मिलती है, पैसा आया बिजनेस में, समझ में आता है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि वो हर साल तो मिलेगा नहीं आपको, नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब आपके बिजनेस से रिलेशन नहीं है उसका कोई भी, बट फिर भी उस पर होने वाला जो प्रॉफिट है या फिर जो इनकम वहां से जनरेट हो रही है, आपने उसे उठा के कहाँ डाल दिया? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो गलत है, वो ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए मुझे हटाना पड़ेगा। जैसे क्या क्या हो सकता है बेटा, यहां हो सकता है मेरे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करके या फिक्स एसेट्स को सेल करके, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, क्योंकि फिक्स एसेट्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कब सेल करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है पैसे की, और ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। सर सेल तो हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, गुड्स पे भी तो करते हैं, बट वो गुड्स को सेल करना वो क्या है? वो तो आपके बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है ना। अगर आपकी कपड़ों की दुकान है और आप कपड़ा खरीद के लेके आते हो मार्केट से 10,000 रुपए का, उसे बेचते हो 20,000 रुपए में, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, बट वो प्रॉफिट आपके बिजनेस का पार्ट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो साल में कई बार, कई सालों में एक बार होती है, जैसे ये वाला पार्ट है ना। अब आपको एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी बिजनेस में, भाई कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपने क्या किया? आपने अपने दुकान का एक फिक्स एसेट्स उठाया, फर्नीचर उठाया और सेल आउट कर दिया, या बड़ी सी मशीनरी उठाई उसको सेल कर दिया, और सेल करके प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये वो प्रॉफिट है। तो क्या ये प्रॉफिट जो मशीनरी को सेल करके हुआ, क्या ये प्रॉफिट हर साल होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? इसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो पैसा आया, समझ में आता है, ये कैश एक्टिविटी है ना। जैसे एग्जांपल कि मैंने एक मशीनरी थी मेरे पास, ये मैंने सेल आउट कर दी। मशीनरी की बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो बुक वैल्यू हमारे पास थी भाई 50,000 रुपए की, हमने इसे मार्केट में सेल किया, इसकी जो सेल वैल्यू हमें पता लगती है वो 60,000 रुपए की हो गई। तो 10,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिले ना, बिल्कुल सर ये प्रॉफिट है, ये पैसा बाहर से आया है, ये कैश एक्टिविटी है, बट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ना। ये कहां जाना चाहिए? ये मेरा, ये ऑलरेडी जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे बेटा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे, बिकॉज फिक्स एसेट्स का सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू रिकॉर्ड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ऑलरेडी आ गया ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये वाला, क्योंकि इस अमाउंट को रिकॉर्ड करोगे तो 10,000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इस अमाउंट को दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को हटाओगे आप, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग है, प्लस इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहां से रिमूव करोगे आप। डन। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसे यहां से रिकॉर्ड कर लेंगे और इसे क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे। क्लियर? ये माइनस कर लेना, क्योंकि पहले ऑलरेडी प्लस किया हुआ था पास्ट में। और क्या क्या हो सकता है बेटा? और यहां हो सकता है इनकम, इनकम या फिर डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम या इंटरेस्ट बोल सकते हो आप, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, इसे इनकम नहीं बोलते, इसे आप इंटरेस्ट बोलते हो, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव्ड। देखो आपको किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट मिला, आपने इंटरेस्ट मिला या फिर कोई डिविडेंड मिला, आपने किसी बाहर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केट के अंदर, किसी बंदे को लोन चाहिए था, आपने लोन उठा के दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो आपके लिए इनकम है, जाहिर सी बात है, बट आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, बिकॉज बिजनेस रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, बट वो जो लोन आपका है, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन आपने किसी को दे रखा है, उसका पैसा आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। आपके बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने किसी की दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए भाई, है ना, शेयर्स में, शेयर मार्केट में, अब जो शेयर खरीदा आपने, उसका डिविडेंड आपको हर साल मिलता है, मिलता ही मिलता है, बिकॉज अच्छी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। अगर डिविडेंड मिल रहा है तो क्या वो डिविडेंड आपका ऑपरेशन का पार्ट है? आपके बिजनेस, आपकी मेहनत है उसके अंदर, आप जो बिजनेस कर रहे हो, क्या उससे पैसा जनरेट हो रहा है? नहीं, वो दूसरी कंपनी मेहनत कर रही है, आपने बस उस कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो उसकी जो इनकम आ रही है वो आपके लिए ऑपरेशनल का पार्ट नहीं है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दिस विल गो इन अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग से रिमूव करोगे आप। तो ऑपरेटिंग में जितना भी आइटम आपने इसको रिकॉर्ड कर रखा था, उसे आपको क्या करना है? यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना। तो दीज आर द एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा सोच सको कि भाई इसका इफेक्ट हम क्यों प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं। याद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, आपको कभी भी याद नहीं करवाऊंगा मैं कोई भी चीज़। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है? और तो बेटा एक आइटम और आपको रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, खर्चा तो है
है ना, आपने खर्चा किया लेकिन वो ऑपरेशनल का पार्ट नहीं है, तो उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिमूव करना पड़ेगा। सर एग्जांपल प्लीज। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो बेटा एग्जांपल के नाम पे अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल यहां पे हो सकता है आपका, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हो सकता है आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। आपने कर्जा ले रखा है भाई बैंक से, है ना, कर्जा किस फॉर्म में हो सकता है बेटा, कर्जा हो सकता है आपके डिबेंचर्स की फॉर्म में। तो जो डिबेंचर्स आपने कर्जा ले रखा है या फिर जो आपने लोन ले रखा है वो भी तो बोरोइंग्स का पार्ट है आपका। तो इन दोनों के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो खर्चा है। कैश में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या वो ऑपरेशनल है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस चले ना चले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है वो तो देना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई मेरा बिजनेस इस साल चला नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे इस बिजनेस में, तो मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। नहीं, वाइल टेकिंग अ लोन आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है कि आपको उसका इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा जब तक आप वो पूरा लोन अमाउंट वापस नहीं करते। तो कर्जे के ऊपर लिया गया इंटरेस्ट कभी भी आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं हो सकता, बट फिर भी मैंने इस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रखा था एज एन एक्सपेंस। आपने पीनल अकाउंट बनाया तो रिकॉर्ड करते हो ना आप, इंटरेस्ट ऑन लोन। 11th क्लास में सीखा था, कभी चटर्जी से लोन लिया, एक क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमें देना पड़ेगा, तो पीनल अकाउंट में हम डालते थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हटाना पड़ेगा। तो जैसे आप इंटरेस्ट को हटाओगे तो आपका क्या बढ़े, आपके पास क्या फर्क पड़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कैश वाला। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो जो भी हमने कर्जा ले रखा है बच्चों उस अमाउंट को हटा लो आप। तो क्या है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखवा आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिखने कोई मैटर बनता नहीं है आपका, है ना, क्योंकि आपको बस समझना है बेटा, याद करना है। या मैं आपको सब कुछ लिखवाता तो बस का मतलब क्या है, मैं जितनी भी आइटम आ सकती थी मैक्सिमम वो डाल देता, बट मोटिव क्या है, समझना कि एग्जैक्टली इसमें आता क्या, क्या कौन कौन सी आइटम एडजस्ट करनी है, और एडजस्ट करते टाइम मुझे प्लस लगाना है माइनस लगाना है, डिपेंड्स। तो क्या करोगे आप, ये आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहां तक आपने सॉल्व किया सब कुछ, तो आपको यहां मिलती है चीजें जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कि आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, बट इसमें भी कुछ चीजें बाकी हैं। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आए, मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं केवल उनको रिकॉर्ड करना बाकी है। लास्ट स्टेप ऑफ अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास डाटा है जिसको आपको मेंटेन करना चाहो तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का चैनल आपकी लास्ट वीडियो के लिंक में मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो जाके, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आपको इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे वहाँ आपको मिल जाएंगे, एंड अदर चैप्टर्स के नोट्स भी मैं वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो जितना जल्दी आप अब उस चैनल को ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम के ऊपर, उतना जल्दी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो उसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके ऊपर अभी की क्लास में करने वाले हैं 2 क्वेश्चंस। ओके, तो आई गेस आप लोगों ने नोट किया होगा, नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो सारी चीज़ें। अभी हमने जैसा डिस्कस किया था कि हम लोग करने वाले हैं 2 क्वेश्चन आज की क्लास में, ताकि ये टॉपिक आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन अवेलेबल, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। इट सेज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और हम इसी स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप के बारे में, फर्स्ट वाले स्टेप की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है आपको। क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टार्ट कहां से कर रहा है वो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। पहली ही आइटम मुझे गिवन है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसे मेंटेन कर लेते हैं, ये मुझे गिवन है बच्चों 4,47,000 रुपीज का। ओके, अब इसके बाद देखो कुछ आइटम्स मेरे को गिवन है, जैसे डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है, तो बच्चों डेप्रिसिएशन का हम क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिखते जाओ बस सीधा सीधा, आपको फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर्ली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल लिखना है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाइए बेटा, ये लगा मशीनरी के ऊपर। तो बेटा डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो हेंस यू हैव टू एड बैक, बिकॉज आपने इसे पहले क्या किया था, पहले सर इसे माइनस किया था एज एन एक्सपेंस। तो अब क्या करोगे, इसे हटा दोगे वहां से, तो जैसे एक्सपेंस हटेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कैश का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसे एड बैक कर दोगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। अगेन जो कर्जा आपने ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, ये वो वैल्यू आपको गिवन है। तो मुझे बताओ, इज इट अ कैश आइटम, यस। दूसरा कंडीशन क्या होती है, पहले देखो, पहले 2 कंडीशन चेक करने होते हैं आपको। पहली कंडीशन कैश होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ऑपरेटिंग होना चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या था, पहली कंडीशन में क्या था, दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। पहली में क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई है बिकॉज आप पे तो कर ही रहे हो ना, बट इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हेंस आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना है, पहले चेक करो पास्ट में क्या किया था, जब वाइल प्रिपेयरिंग अ पीएनएल अकाउंट, तो हमने इसे बेटा क्या किया था, माइनस किया था। तो अभी हम क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे। कितनी वैल्यू है, 16,000
800 रुपये की वैल्यू है। उसके बाद बोलता है गुडविल अमोर्टाइज, तो डेप्रिसिएशन का एग्जैक्टली बेटा उल्टा होता है गुडविल अमोर्टाइज्ड। ठीक है, गुडविल को आपने क्या किया, अमोर्टाइज कर दिया। तो गुडविल को अमोर्टाइज करने का बेटा मतलब क्या होता है कि आपने गुडविल की वैल्यू कम कर दी, तो पैसा किसी को पे करते नहीं हो आप इस केस में। तो अगेन इट्स नॉन कैश आइटम, तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे। पहले माइनस किया था तो अब क्या करोगे, आप इसे दोबारा से प्लस कर दोगे। आपको कुछ नहीं करना, रिवर्स करना होता है बेटा, बस सिंपल। अगला आइटम नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ लिखा हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। चेक करो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या कैश में होता है? अगर सामान बेचते टाइम कुछ नुकसान हो गया, कि पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा उस नुकसान का? नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या किया था, माइनस किया था सर, तो अब क्या करोगे, आप इसे प्लस कर दोगे। कितनी वैल्यू आती है बेटा, 18,000 रुपए की। उसके बाद ये जो अगली आइटम है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आइटम है। दिस इज कॉल्ड अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को ना ये पता नहीं होता एग्जैक्टली कि इसको क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है। बिकॉज मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है इसको ना रिकॉर्ड कर लेते हैं लोग बाग, और ये बोलते हैं भाई आंसर गलत लिखा हुआ है। बेटा आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो अमाउंट है ना, कितना दिया हुआ बेटा, 6,000 रुपए का। आपने प्रीमियम पे किया, तो कितना पे किया आपने, कैश में पे किया, जाहिर सी बात है कैश में ही किया होगा। बट क्या मैंने इसे अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में शो किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो मुझे हमें क्या निकालना, हमें वो आइटम एडजस्ट करने होते जो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम यूज की गई हैं। तो ये जो प्रीमियम है, इसको आपने पे करने के लिए यूज किया होगा अपना कौन सा अकाउंट बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसका मतलब हमने एक रिजर्व इस्तेमाल किया, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम के ना अपने 5 प्लेसेस हैं जहां पर हम उसका पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक ये है कि जो भी प्रीमियम आप रिडम्पशन के टाइम पे कर रहे हो, तो यू कैन यूज दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट टू पे द अमाउंट ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो इस अमाउंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू पे ऑफ द प्रीमियम, और इसीलिए हम इसे यहां पे यूज नहीं करेंगे। बिकॉज जो डाटा स्टेटमेंट ऑफ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हम उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं? कैश में किया, अच्छी बात है, लेकिन ये नॉन कैश है, समझ में आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उसे हटाने का तो मतलब बनता ही नहीं है। इसीलिए आप इसे इग्नोर करोगे, आप इसे यूज नहीं करोगे। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ अगले पार्ट पे। क्या लिखा है बेटा, गेन। गेन किसके ऊपर हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, अब सही सी बात है, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा प्रॉफिट दे रही होगी तो आप उसे बेचोगे ना। बट उस पर होने वाला गेन आपने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो उसे हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग थोड़ी है, कैश में है, समझ में आता है, कैश में है ओके, बट ऑपरेटिंग नहीं है। बिकॉज हर साल इन्वेस्टमेंट थोड़ी बेचोगे आप। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, और बेचेंगे कब, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हर साल तो बेचने वाले नहीं हो ना आप। तो आपने इसे पास्ट में क्या किया होगा, द वैल्यू इज 12,000 रुपीज। तो बेटा पास्ट में सर इसे हमने प्लस किया होगा, बिकॉज गेन है। तो अब क्या करोगे आप, इसे सिंपल माइनस, एंड ऑलवेज रिमेंबर पुट अ ब्रैकेट ऑन अ नेगेटिव वैल्यूज। बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज अगर आप जब प्रेजेंटेशन करोगे, जब कैलकुलेशन करोगे, तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, आप यहां से फिगर्स चेकआउट नहीं करोगे कि भाई कौन सी वैल्यू प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है। आप हमेशा कैलकुलेशन करोगे बेटा यहां से। तो नेगेटिव वैल्यू अगर होगी ना, आपको ब्रैकेट दिखाई देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ब्रैकेट लगा हुआ, इट मींस इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। अब हम चलते हैं अपनी अगली आइटम पे। तो बेटा अगली आइटम क्या दी हुई है, इट सेज दैट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये क्या है बेटा, ये भी एक्चुअली क्या करोगे आप, पैसा मिला ना आपको, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, तो जो भी पैसा मुझे मिला, इट्स अगेन अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिकॉज पैसा आपने कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कुछ रिटर्न्स वापस मिल रहे हैं। तो जो भी पैसा मुझे रिटर्न में मिल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, ऑपरेटिंग में नहीं आना चाहिए। हमने इस इनकम को पास्ट में पहले प्लस कर रखा होगा, तो अभी हम क्या करेंगे सर, अभी बेटा आप नेगेटिव करोगे, तो नेगेटिव डाल लेंगे, मतलब ब्रैकेट यहां प्लेस कर दोगे, दैट्स इट। तो दीज आर दी आइटम जो आपके इस वाले पार्ट में कैलकुलेशन के बाद सब आप कर लोगे, और यू विल गेट द मेन आंसर जो क्वेश्चन की डिमांड है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सारी वैल्यूज को आप ऊपर से लेकर नीचे तक कैलकुलेट करेंगे, एंड जस्ट चेक इट आउट कि कितना आंसर आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे ये आंसर आपको मिलने वाला है 84,000 प्लस 16,800 प्लस 18,600 रुपीज़, देन 18,000, उसके बाद माइनस करेंगे 12,000 और 27,600 रुपये। तो मेन आंसर इज
5,44,800 रुपीज़। तो दिस इज द मेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपको इस क्वेश्चन के तरीके को समझ में आ चुका है। आपने जो हमने बेसिक्स कवर अप किए थे अपने स्टार्टिंग वाले पार्ट में, जहाँ पे हमने कवर अप किया था कौन सी प्लस करनी है कौन सी माइनस करनी है, तो आई गेस वो आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज हम क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि जो पॉइंट रह गए हैं यहाँ पे छोटे मोटे वाले वो आपके और कवर हो जाए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो आई गेस आपने नोट किया होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, आप देख लो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट सेज दैट कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आपको कैलकुलेट करना है अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एंड जो नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहली इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की है। क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब जो भी प्रॉफिट आपको गिवन है इसमें ऑलरेडी आपने प्रोविजन फॉर टैक्स एंड जो डिविडेंड की पेमेंट है वो ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। आपकी आफ्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने ये दो आइटम को प्रॉफिट में से रिकॉर्ड कर लिया है, रिमूव कर दिया है मतलब। तो हमें हटाना पड़ेगा बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ आइटम जो कैश में नहीं होती। प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, आप जब क्रिएट करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा अपने आप। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये भी हटाना पड़ेगा। और ये दोनों जो आइटम है ये फर्स्ट स्टेप के पार्ट्स हैं आपके, तो आपको बड़े ध्यान से इनको रिकॉर्ड करना है। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट भी गिवन है क्वेश्चन में। नीचे आइटम्स क्या हैं, पहली आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स जो पहले स्टेप का पार्ट है, देन फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ये भी फर्स्ट स्टेप का पार्ट है। तो आपको बड़े ध्यान से इन दोनों को रिमूव करना है। उसके बाद नीचे की जो आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, पेटेंट अमोर्टाइज, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हो गया, तो ये आपकी जो आइटम है इतनी ही आइटम। ये कौन सी आइटम है बेटा, ये आइटम है सेकंड स्टेप के पार्ट्स। लास्ट में एक आइटम गिवन दैट इज इनकम टैक्स रिफंड, इट्स अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कल भी समझाया था आपको। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये आपके पास गिवन है, तो ये भी मेरे को मिल जाती है। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, सिंपल आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल है। आपको इसमें लिखना है, क्या क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट। तो जिस लैंग्वेज में गिवन है वही लिख लो। नेट प्रॉफिट कौन सा गिवन है आपको, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड वगैरह देने के बाद वाला प्रॉफिट हमारे पास बच्चों कितना गिवन है। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन था 2,15,000 रुपए का, तो यहां लिख लेंगे 2,15,000 रुपए। क्लियर। अब इसमें जो भी आइटम थी मेरे पास, हम क्या करते थे सर, प्रोविजन फॉर टैक्स ये हम क्या कर रहे थे, पहले हम इसे प्लस कर रहे थे, अभी भी इसे प्लस करेंगे। देन फाइनल डिविडेंड जिसे हम प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से रिकॉर्ड कर रहे थे वो भी यही रिकॉर्ड होगा आपका। तो फाइनल डिविडेंड क्या है और प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है, तो बेटा ये दो आइटम मेरे पास गिवन है। ये एक 45,000 रुपए की वैल्यू है और एक है मेरे पास 50,000 रुपए की वैल्यू। एंड वन मोर आइटम दैट इज इनकम टैक्स रिफंड। तो जो रिफंड मुझे मिला था इसको हम चेक करेंगे कि भाई प्रीवियसली क्या किया था, बिकॉज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना। तो इसको पास्ट में जब पीएनएल अकाउंट बनाया था मैंने एज एन इनकम इसे रिकॉर्ड किया होगा, बिकॉज इनकम टैक्स से पैसा वापस मिल जाता है, उसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। तो जो पैसा मुझे मिला इसको मैंने इनकम साइड पे शो किया था, भाई पैसा रिसीव हुआ है। तो पहले रिसीव हुआ था तो हमें क्या किया था, प्लस किया था। तो अब क्या कर दोगे बेटा, अब इसे माइनस कर दो। तो क्या वैल्यू बचती है मेरे पास, ये आ जाएगी माइनस करके। आफ्टर दिस आपको रिकॉर्ड्स करनी है अपनी मेन आइटम्स। तो क्या मिलता है सर हमें यहाँ पे, अब ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट शुड बी योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बच्चों ये कितने मिलने वाले हैं, ये एक बार चेक कर लो बच्चों, कितना लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2,15,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 रुपये, 2,80,000 रुपये की वैल्यू मेरे को यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब हम चेक करेंगे अपनी बाकी अदर आइटम्स को। तो कौन कौन सी आइटम है बेटा, सबसे पहली आइटम मुझे गिवन करके इसने डेप्रीशिएशन। तो हम क्या करेंगे, इसमें डेप रिकॉर्ड कर लेते, तो प्लस करोगे क्या आप इसके अंदर, डेप्रीशिएशन। तो सर इसे प्लस क्यों किया, क्योंकि पहले मैंने इसे माइनस किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे बिकॉज ऑफ नॉन कैश आइटम। अभी मैंने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से समझाया हुआ, डिटेल में चेकआउट कर सकते हो आप। तो अभी रिकॉर्डिंग करनी है बस। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मशीनरी पर नुकसान हुआ। अगेन इट्स अ नॉन कैश आइटम, तो इसे भी हम एडजस्ट करेंगे एंड प्लस करेंगे बिकॉज पहले इसे माइनस किया था। देन पेटेंट अमोर्टाइज, अगेन इसे प्लस करेंगे बिकॉज पेटेंट एंड क्या होता है पेटेंट्स बेटा, सर पेटेंट्स होते हैं हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जैक्टली, तो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, अगर वो अमोर्टाइज हुए या फिर राइट ऑफ हुए तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं। अगेन नॉन कैश आइटम की वजह से हो गया। उसके बाद सर गेन दे रखा है, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। और किसके ऊपर है प्रॉफिट मेरा, ये गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। आपने अपने फिक्स एसेट्स को सेल किया जो कि हर बार नहीं होगा, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम।
तो इसे क्या करेंगे सर, इसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले मैंने इसे प्लस किया होगा बिकॉज ऑफ गेन। अगला इनकम टैक्स रिफंड आइटम है, तो ऑलरेडी हमने उसको ट्रीट कर लिया है। इसका एक ट्रीटमेंट और होगा जो कि इसी एक्टिविटी के सबसे लास्ट में होगा इन अ थर्ड स्टेप, तो वो हम अभी नहीं करेंगे। इतनी आइटम मेरे पास हो चुकी हैं, हमें क्या करना है, जस्ट एडजस्ट ऑल दीज आइटम्स एंड यू विल गेट द मेन आंसर विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारा मेन आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब कितना आंसर आने वाला है एक बार चेक कर सकते हैं। 2,80,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 माइनस 70,000, तो बेटा ये आ रहा है मेरे पास 2,75,000 रुपीज़ की वैल्यू आ रही है। दिस इज द मेन आंसर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स यही थी हमारे पास और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ओके तो आई गेस आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही ऐसी एक्टिविटी है जो कैश फ्लो के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इतना कुछ करने के बाद आपको आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है, प्लस क्यों करते हैं, माइनस क्यों करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो होने वाली है, जिसका काम क्या है, हम इस स्टेप के बाद क्या करते हैं। इस स्टेप के बाद बेटा बचा क्या हुआ है, केवल वर्किंग कैपिटल चेंजेस किस किस में होते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दोज चेंजेस, हम सब सीखेंगे अच्छे से, और उसको बड़ा अच्छे से सीखेंगे क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। याद नहीं करना आपको, बिकॉज याद की हुई चीज़ कितने टाइम तक याद रहती है, रिकॉल ना की जाए तो 3 दिन तक। ओके तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द थर्ड स्टेप ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।